नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी को लेकर के। जो देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की स्थिति काफ़ी ख़राब है। ये एक ऐसा वायरस है जो चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था और देखते ही देखते करीबन 98 देशों को अपनी चपेट में ले लिया। और हम बात करेंगे भारत की, तो भारत की जो स्थिति है कोरोना महामारी को लेकर के, 20 मार्च को सबसे पहले लॉकडाउन लगा था और इस लॉकडाउन में सभी कर्फ्यू जैसे हालात हो गई थी, ऐसे हालात हो गई थी कि क्या उद्योग धंधे, प्राइवेट काम करने वाले, सरकारी काम करने वाले, किसान हो या फिर गरीब तबके के लोग हो, और काफ़ी परेशानी हुई। और इस लॉकडाउन की वजह से जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है वो किसानों पे पड़ी है। हम आपको बता दें कि एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ जो होता है वो प्राकृतिक प्रकोप, हर तरीके से किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय इस साल हो चुकी है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बिहार किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव यादव जी हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्ते कृष्णा जी, और आपके पूरी टीम को मैं नमस्कार करता हूं। कोरोना महामारी है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये वैश्विक महामारी है और एक बहुत बड़ी त्रासदी है। पूरे विश्व के लिए ये बहुत बड़ा संकट का दौर है। और देखा जाता है तो शुरू से ही, चाहे आप बात करें 1720 की बात करें, 1820 की बात करें, 1920 की बात करें, कभी स्वाइन फ्लू, कभी प्लेग, और इस बार कोरोना महामारी का संकट हर जगह मंडरा रहा है और कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। लेकिन भारत सबसे बड़ा देश होने के बावजूद, चाहे संख्या की दृष्टि से हो, अपने दर्शन की दृष्टि से हो, भारत सबसे बड़ा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिस तरह यशस्वी प्रधानमंत्री ने 135 करोड़ जनता की चिंता करते हुए और उन्होंने अपने प्रबंधन के द्वारा, डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा ये पूरे विश्व को दिखाया है कि किस तरह बचा जा सकता है। अगर कोई त्रासदी आती भी है तो हम अपने प्रबंधन के द्वारा अपने देश को बचा सकते हैं, अपने जनता को बचा सकते हैं, अपने कल कारखाना और अपने प्रकृति को बचा सकते हैं। उन्होंने एक संदेश दिया। मैं छोटी सी एक बात करना चाहता हूं कृष्णा जी, कि चाइना को अगर छोड़ देते हम, और चाइना को छोड़कर लगभग 15 बड़े देश जैसे अमेरिका हो गए, कनाडा हो गए, ईरान हो गए, स्विट्जरलैंड हो गए, ब्रिटेन हो गए, रसिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, स्पेन हो गया, इस तरह अगर मिलाते हैं तो सभी की 15 देशों की आबादी लगभग 142 करोड़ उसकी आबादी है। और हमारा देश 135 करोड़ अकेले है। 15 देश एक तरफ है, चाइना छोड़ दें, और भारत एक तरफ है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वैश्विक महामारी में WHO का जो रिपोर्ट आया है उसमें 3,50,000 लगभग लोग गुजर गए। लेकिन हमारा जो देश 135 करोड़ का देश है, उसमें दुर्भाग्यवश लगभग 5 लाख लोग इस दुखद घटना में मृत्यु हुई है। तो कंपैरिजन करेंगे, तुलनात्मक देखेंगे तो हम विश्व से बहुत आगे हैं इस प्रबंधन में। और सबसे बड़ा प्रबंधन का जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने लोगों को एक संदेश दिया और दिखाया है कि अगर देश का मुखिया सजग है तो निश्चित तौर से पूरा जनता सुदृढ़ है, सफल है। अब सर, एक सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि जब हमारे देश में कोरोना के पेशेंट की संख्या काफ़ी कम थी तो उस समय सरकार ने लॉकडाउन लगाया और सारे उद्योग धंधे, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। लेकिन अब चूंकि केस काफ़ी बढ़ रहे हैं तो ऐसे में लॉकडाउन खोलना कितना सही है? देखिए, बीमारी के साथ साथ हम लोग को कल कारखाने भी देखने हैं, जीवन यापना भी देखना है, जीवन पद्धति भी देखना है, और खेत खलियान, मजदूर, किसान, रोजगार, सभी कुछ को देखना है। अब ये लगातार चलने वाला है, लेकिन उसी में अब हम लोग को जीवन गुजर बसर करना है। जिस तरह और भी बीमारियां हैं उसी तरह इसको भी एक और बीमारी मानकर चला जाए और इसको बचना होगा। इसी में संयम रख के, इसी में परहेज रख के, और इसी में जो धैर्य है, अनुशासन है, का इसका कोई वायरस नहीं निकला है। इसका सबसे बड़ा जो उपाय है इस महामारी का, उसका यही है कि सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, धैर्य रहे, अनुशासित बने रहे और संयम भी रखें। यही सबसे बड़ा उपाय है। और इसी उपाय के संग हम लोग अपने जितने भी जीवन बसर करने के लोग, आज लॉकडाउन खोला गया, उसके पीछे मूल भाव यही है कि जीवन यापन भी चलता रहे और कोरोना से हम लोग संघर्ष भी करते रहें।
किसानों की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय रही है। आपको बता दें कि तैयार फसल अगर किसान के खेत में पड़ा है तो ना ही सरकार की तरफ से वैसा रेट मिला है और ना ही मार्केट में कोरोना महामारी की वजह से उनकी फसलें बिकी, जिस वजह से वो 50 पैसे 1 रुपया में अपने जो सब्जी थे उन्हें रोड पर फेंकने को वो मजबूर होना पड़ा। ये प्रश्न आपने कृष्णा जी अच्छा कहा कि इधर लगातार हम लोग को प्राकृतिक त्रासदी का मार झेलना पड़ा है। अभी हाल में मार्च के बाद देखा जाए तो कोरोना वायरस का, उसके पहले देखा जाए तो जनवरी फरवरी मार्च में हम लोग को लगातार प्राकृतिक विपदा पड़ी है। अतिवृष्टि अनावृष्टि बिना मौसम है, जिसके कारण हमारा तिलहन दलहन रबी का फसल, मक्के का फसल और कहें तो हमारा जो फल है, आम है, लीची है, हमारा साग सब्जी सभी पर मार पड़ा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन सरकार उसके साथ साथ हमेशा खड़ा रहा है किसानों के लिए। चाहे जो भी नुकसान है, ये संवेदनशील सरकार है, ये गरीबों की समर्पित सरकार है, किसानों मजदूरों खेत खलियान की समर्पित सरकार है। मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ने व्यवस्था की है कि जो ये प्राकृतिक त्रासदी में जो हमारा खेत खलियान और फल वगैरह सब बर्बाद हुए, उसमें 3 पीरियड में ये अनुदान दिया गया है। अगर बात करें हम लोग फरवरी में तो 40 करोड़ अनुदान दिया गया है, मार्च की बात करें तो 516 करोड़ अनुदान दिया गया है और अप्रैल में 151 किलो अनुदान दिया गया है और सभी के खाते में ये पैसे गए हैं। जहाँ तक विपक्ष बोला करते थे कि ये डिजिटल इंडिया क्या होता है, ये धनजन योजना क्या होता है, लोग हम लोग को उपहास मनाते थे, हमारी पार्टी का लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर धनजन योजना नहीं आई होती, अगर डिजिटल इंडिया जिस तरह मोदी सरकार ने चारों तरफ गांव-गांव टोला-टोला में नहीं लाया हुआ होता तो शायद किसी के अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचता। आज लॉकडाउन में लगभग 60 लाख किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया पहुंचे हैं। आज जितने भी अनुदान की मैं अभी बात किया, ये रकम की बात की, ये डिजिटल इंडिया ही के कारण वो अकाउंट में गया। नहीं तो पहले यही राजीव गांधी कहा करते, स्वयं सिर्फ कहा करते थे, पूर्व के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी, कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 85 पैसे रास्ते में खत्म हो जाता है और 15 पैसे हमारे किसानों को मिलता है। लेकिन अगर दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो मर्ची के गांव में भी 1 रुपया किसान को मिलता है। ये डिजिटल इंडिया का कमाल है। तो किसानों को जितना नुकसान हुआ है अनुदान की राशि से क्या लगता है भरपाई हो जाएगी? देखिए, नुकसान तो काफ़ी हुआ है, इसको स्वीकार करते हैं हम लोग, लेकिन इसी नुकसान को भरपाई करने के लिए कोरोना के विषम परिस्थिति में, इस संकट की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 लाख करोड़ का पैकेज लाया है, जो आज़ाद भारत में सबसे बड़ा ये पैकेज है। और उस पैकेज में लगभग 1.5 लाख करोड़ पैकेज किसानों के लिए है। और ये किसान को भरपाई करने के लिए, किसान को जीवन यापन को ऊंचा उठाने के लिए, किसान की जीवन में कैसे तरक्की हो, उसकी बिटिया कैसे आगे बढ़े, बेटा कैसे आगे बढ़े। अगर एक हाथ में कुदाल है तो एक हाथ में किताब भी रहे, एक हाथ में कुर्पी है तो एक हाथ में कंप्यूटर में रहे। इस भाव को लेके 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, जिसमें 15,000 करोड़ पशुपालकों को दिया गया है। चाहे वो पशु पालक में गाय भैंस चराने वाले हो, भेड़ चलाने वाले हो, बकरी पालन करने वाले हो, मुर्गी पालन करने वाले हो, ऐसे लोग को आगे बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 9,000 करोड़ रुपया आपको मत्स्य विभाग को दिया गया है। मछुआरा का भी काफ़ी नुकसान हुआ इस लॉकडाउन में, तो उनकी प्रगति कैसे हो, 9,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मधुमक्खी पालन अभी बिहार सरकार ने व्यवस्था की है कि जो हम लोग का 8500 पंचायत है, 8500 पंचायत में मधुमक्खी पालन हो, उसके लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की है। जो हमारा जो बिहार जो है खासकर कृषि प्रधान राज्य होते हुए, और माननीय नीतीश कुमार जी का एक भाव है कि हर लोगों की थाली में बिहारी व्यंजन हो, उसके लिए 15,000 करोड़ खाद्य प्रसंस्करण का काम के लिए दिया गया। जैसे जम्मू कश्मीर में केसर होता है, उत्तर प्रदेश में आम होता है, हमारे यहाँ मखाना होता है। इसी तरह जो जिस देश के लिए जो प्रतिष्ठित उत्पादन है, फसल है, उसकी बढ़ोतरी कैसे हो, किसान को फिनांस करके कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए 14,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अब पहली बार आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा
बिहार जो है नदी किनारे बसा हुआ है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक की बात करें तो पूरा तटीय इलाका है, काफ़ी उपजाऊ है, मिट्टी बहुत उर्वरा है। तो उसके लिए 4000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उसमें आप जड़ी बूटी लगा सकते हैं, जैसे कि आयुष मंत्रालय ने बार बार कहा है कि अब के समय में, कोरोना वायरस के समय में, वही व्यक्ति बच सकते हैं जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर हो, जो मजबूत हो, प्रतिरोधक क्षमता जिसके अंदर हो। तो जड़ी बूटी की खेती के लिए प्रधानमंत्री जी ने 4000 करोड़ की व्यवस्था की है, जिसमें आप गिलोय लगा सकते हैं, तुलसी लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं, अश्वगंधा लगा सकते हैं। इस तरह का जो भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला वो तटीय इलाके में गंगा के किनारे हम लोग लगा सकते हैं। तो लगातार इस बात पे चिंता करके और जो कोरोना वायरस से पीड़ित संकट की घड़ी को उबारने के लिए इस तरह के पैकेज दिया गया है। एक सवाल पूछते हैं कि ये जो गरीब तबके के लोग हैं या फिर पट्टा पर खेती करने वाले जो लोग हैं, ये लोग कोरोना महामारी के दौर में सबसे ज़्यादा परेशान हुए। तो चूंकि आप प्रदेश के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो आपकी तरफ से इनके लिए क्या व्यवस्था की गई? देखिए, पट्टे की जो बात है, अभी हम लोग इस बात पर काफ़ी बैठक भी किए हैं और किसानों से हम लोग सलाह मशवरा करा है, जो किसान हैं और जो पट्टेदार हैं दोनों से। अभी लॉकडाउन में जो राजधानी से सटा हुआ जो हमारा पूरा ग्रीन बेल्ट है, जो जल्ला क्षेत्र भी कहलाता है, काफ़ी उपजाऊ है और पूरे बिहार को सब्जी ये सप्लाई करता है। लॉकडाउन की वजह से बाहर के व्यापारी नहीं उतर पाए और ये बहुत मात्रा में नगद फसल होता है। किसानों के लिए ये चुकंदर का जो फसल है काफ़ी नगद फसल है। और ये चुकंदर हमारा चीनी के साथ साथ सॉस, चिली, जेम और उसके बाद जो महिला लोग का सौंदर्य प्रसाधन है, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक, उसमें काम आता है। और महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना, बंगलौर वगैरह सप्लाई होता है। लेकिन नहीं आने के वजह से चुकंदर और साग सब्जी काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके लिए काफ़ी हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं और सरकार से अनुरोध भी किए हैं। सरकार काफ़ी हद तक को किसानों को मदद कर रही है और किसानों का शिष्टमंडल भी गया है। लॉकडाउन में हम लोग लगातार ईमेल के माध्यम से संवाद भी करते रहे और इसका विभाग के द्वारा भौतिक सत्यापन भी हुआ है। और आपने, मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने इस खबर को काफ़ी प्राथमिकता से लोगों के बीच में रखा भी है। तो इसी बात को लेकर हम लोग काफ़ी चिंतित हैं कि जो पट्टेदार खेती करता है उसको मुआवजा कैसे मिले, क्योंकि मालिक, मैं भी किसान हूँ, हमारा भी खेत है और मैं खुद थोड़ा बहुत स्वयं करता हूँ और पट्टेदार को भी देता हूँ। तो जब नुकसान होता, एक उदाहरण स्वरूप मैं बताता हूँ कि चुकंदर का लगभग 45 से 50 हजार रुपया प्रति बीघा नुकसान हुआ। उसमें पट्टे का पैसा जो आता है 12 से 14 हजार रुपया आता है, यानी कि साल का जो है 24 से लेकर 28 हजार रुपया प्रति वर्ष पट्टा लगता है। मान लिए 6 महीना 4 महीना हमारा फसल नुकसान हुआ तो उसका 12 हजार पट्टा होता है। तो हम लोग एक किसान को बैठ के बोल रहे हैं कि पट्टा का जो पैसा मिलता है वो आप रखें, क्योंकि बटाईदार भी मालिक को देता है। तो पट्टा का पैसा आप रखें, बाकी जो लागत होता है, जैसे खाद की लागत हुई, केमिकल छिड़काव की लागत हुई, 3 बार हम लोग पटवन करते हैं, सिंचाई करते हैं, उसकी लागत हुई, निकौनी की लागत हुई, लेबर की लागत हुई। तो उस हिसाब से जो 45 हजार रुपया में से 42 हजार रुपया मालिक का होता है, बाकी 33 हजार रुपया जो है वो किसान का, पट्टेदार का होता है। तो वो दिया जाए मजदूर को, पट्टेदार को, और मालिक का जो हक है वो लिया जाए। तो बहुत सी बैठकों में ये निर्णय लिया, अच्छा एक रिजल्ट निकला है। अभी पूरा फुल एंड फाइनल रिजल्ट तो नहीं निकला है, लेकिन किसानों को जब ये बात हम लोग बताएं तो एक सकारात्मक संदेश गया है और लोग बहुत ही विश्वसनीयता के साथ इस बात को धीरे धीरे अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मालिक और पट्टेदार के बीच में बहुत सा अनुदान नहीं मिल पाता है, लोग ले नहीं पाते हैं और सरकार चाहते हैं किनको दें किनको नहीं दें। तो इसको लेकर लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। सर, आखिरी सवाल कि काफ़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार आए हैं, करीब 20 से 30 लाख के बीच इनकी संख्या है। और इन प्रवासी मजदूर जो अभी लॉकडाउन के दौरान मतलब पूरी तरीके से ये अभी कम से कम 4 से 6 महीना अपने घर में रहेंगे, तो सरकार ने इनके लिए क्या व्यवस्था की? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का शुरू से सोच रहा है चुनौती को अवसर में बदलना, और हम कार्यकर्ता इन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा चुनौती है कि लगभग 27 लाख के लगभग हमारे प्रवासी श्रमिक बिहार आए हैं।
लेकिन एक सुखद पहलू ये भी है कि जो हमारे किसान के बाल बच्चे, मजदूर के बाल बच्चे चले गए थे, मैं अभी बताना चाहता हूँ कृष्णा जी कि बीच के जो लॉकडाउन था ये अप्रैल मई में, उसमें जो हमारा रबी का फसल काटने की बात थी, हमेशा हमारा लेबर शॉर्टेज होता था। लेकिन उसी बीच में काफ़ी प्रवासी श्रमिक आए और पहली बार ऐसा हुआ कि समय से या समय से पहले हमारा रबी का फसल कट गया और खेत खलियान में इकट्ठा हो गया रबी का फसल। तो अब सब श्रमिक अब चाहते हैं कि बॉम्बे दिल्ली में न जाकर अब अपने घर में रहें और खेती बाड़ी करें। और मैं परिणाम बताना चाहता हूँ कि आने वाला अगला साल हमारा फसल का जो उत्पादन होगा निश्चित तौर पे 10% 12% बढ़ेगा, क्योंकि लोग अब अपने खेत में काम करना चाहते हैं। मनरेगा आप देख रहे होंगे, सरकार ने बहुत तेज़ी से ऐसे श्रमिकों को मनरेगा में लगाया है और जहां जेसीबी वगैरह काम करते थे वहां मनरेगा के द्वारा नहर, पैन, कुआं, तालाब खोदने का काम शुरू हो गया है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 लाख करोड़ श्रमिकों के लिए जो पैकेज की बात की है, जिसमें छोटे छोटे मंझोले अति निर्धन गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, जो मैंने चर्चा किया कि सब्जी वाले ऐसे हैं, चिनिया बादाम वाले ऐसे हैं, बैलून वाले, खिलौने वाले, जिनको फिनांस किया जा रहा है, ऐसे ही लोग को लोकल से वोकल बनाया जा रहा है। गृह उद्योग, कुटीर उद्योग करके छोटा छोटा 50,000, 3 लाख। अब तो ये भी है कि जो 3 लाख का फिनांस किया जाएगा उसको मात्र 2% पे इंटरेस्ट पे आपको फिनांस दिया जाएगा। तो लोकल से वोकल बनाने की जो प्रेरणा दी गई है, जितने भी श्रमिक हैं उनको मदद करके खड़ा किया जाएगा। लगातार बिहार सरकार के जो मुखिया नीतीश कुमार जी लगातार आप देख रहे होंगे टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कि श्रमिकों के लिए बहुत चिंतित हैं। जिस तरह केंद्र सरकार हमारे नरेंद्र मोदी श्रमिक के लिए चिंतित है, उसी तरह 3700 ट्रेनें से विभिन्न प्रदेशों से और मुंबई से भी प्रवासी श्रमिकों को लाया गया और सभी को खाना दिया गया। मैं आप देख रहे होंगे कि संघ के लोग भी कितने लगे हुए लगातार 60 दिन से, जिनको जो बन पड़ रहा है, चाहे वो रोटी सब्जी हो, पूरी सब्जी हो या पुलाव हो, दाल भात हो, सभी लोग को दिया गया। एक तरफ सरकार व्यवस्था कर रही है तो एक तरफ सामाजिक कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दुनिया के सबसे बड़ी मतलब मानव सेवा के लिए जाने जाने वाले ऐसी संस्था भी इस विपदा की घड़ी में खड़ी रही है। इलाकों में राहत सामग्री का भी वितरण किया गया है, मतलब आपकी तरफ से राहत सामग्री का जो वितरण किया गया, मतलब किन किन इलाकों में आपने ज़्यादा किया? देखिए, राहत सामग्री पटना सिटी साहिब में जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें किया गया है और सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके सहयोग से, बहुत से स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके सहयोग से किया गया है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के हमारे अभिभावक और कद्दावर नेता विकास पुरुष श्री नंदकिशोर यादव जी के सहयोग से भी काफ़ी लगभग 50,000 पैकेट बांटा गया है। और केंद्र सरकार के कानून एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और प्रधानमंत्री के सबसे निकट 10 मंत्रियों में से एक श्री रविशंकर बाबू जी के भी सहयोग से हम लोग फतुहा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी राहत सामग्री बांटे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है कि कोई भूखा नहीं सोए, अनाज के बिना कोई चूल्हा न बुझे, इस भाव को लेकर चाहे वो प्रखंड हो, पंचायत हो, मंडल हो, बूथ स्तर हो, गांव-गांव, टोला-टोला, हर जगह गरीब, मजदूर, किसान, चाहे वो दलित समाज का हो या अगरा समाज का भी कोई गरीब आदमी हो, सभी को हम लोग लगभग 15 किलो से लेकर 20 किलो का पैकेट, जिसमें चूड़ा भी है, गुड़ भी है, चावल भी है, दाल भी है, आटा भी है, नून तेल मिर्चाई भी है, तेल भी है। और साथ साथ इस कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए हम लोगों ने गिलोय का पौधा भी बांटा है, गिलोय का पाउडर भी बांटा है और गिलोय का काढ़ा भी बनाकर लोगों को पिला है, ताकि गिलोय जो है हम लोग किसानों को भी बोल रहे हैं कि अपने खेत में अब पारंपरिक जो खेती है उसको हट के थोड़ा सा नया खेती भी करें। जैसे बीच के कालखंड में हम लोगों ने बताया कि फूल की खेती करेंगे तो नगद अपना पैसा काफ़ी आएगा, उसी तरह कोरोना वायरस में एक दृष्टि दिखाई पड़ी किसानों को कि जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जो जड़ी बूटी है, क्यों ना उसको भी लगा। और उसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं और लगातार तुलसी का पौधा, गिलोय का पौधा, अश्वगंधा का पौधा, ये सब हम लोग बोले कि आप लोग लगाएं और इसका मार्केट भी खुला हुआ है।
जिस तरह हम लोग गौमूत्र की बात किए गौपालकों के लिए, पशुपालकों के लिए, कि गोबर गैस के साथ साथ अब मूत्र का भी संचय करें, मूत्र भी इकट्ठा करें। अब मार्केट खुला हुआ है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। पतंजलि के भी बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मंडी मारूगंज है, यहाँ पे भी लगातार हम गिलोय के पौधा के पाउडर के लिए संपर्क किए हैं, अश्वगंधा के लिए। तो लोग बहुत ही मतलब उत्साह होकर बोल रहे हैं कि नहीं, इसका डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है। तो किसान अब इस क्षेत्र में भी जो है, और सरकार ने इसका लगभग 4,000 करोड़ का प्रावधान भी दिया है कि आप गिलोय का पौधा, अश्वगंधा का पौधा, तुलसी का पौधा लगाएं। तो इस तरह का हम लोग जागरूकता अभियान ला के खेत खलियान मजदूर किसान कैसे हमारा खुशहाल रहे, इन बातों को लेके लगातार लगे हुए हैं। हम लोग सामग्री भी बांट रहे हैं और साथ साथ जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। पूरे कोरोना महामारी के दौरान ये सवाल हमेशा विपक्षी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता करते रहे हैं कि क्षेत्र के जो पथ निर्माण मंत्री अनंत किशोर यादव हों या फिर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो सांसद भी हैं, उन्होंने पूरे महामारी के दौरान कहीं दिखे नहीं। इस पर आपका क्या है? देखिए, ऐसा कि लॉकडाउन में बहुत डिसिप्लिन का पालन करना पड़ता है और वरिष्ठ नेता लोग का, हम लोग का जो संदेश दिया था, सभी लोग लॉकडाउन में रहे। और लॉकडाउन में रहने का मतलब ये नहीं था कि संवाद बंद हो गया था, मिलना जुलना बंद हो गया था। सभी लोग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम, आजकल तो हर लोग के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, सभी लोग कांटेक्ट में है। ऐसी बात नहीं है, हम लोग को संदेश आता था, मैसेज दिया जाता था कि फलना गांव में बांटना है, फलना टोला में बांटना है। हम लोग को भी फ़ोन आता था, कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ लोगों के पास भी मैसेज फ़ोन जाता था। हम लोग लगातार संबंध में थे, संपर्क में थे। और देखिए, अगर आप जब निकलते हैं तो आपके पीछे पीछे बहुत लोग निकल जाते हैं, तो आप एक आइकॉन है, एक अनुशासन का एक परिमूर्ति है। तो जब पूरे देश के प्रधानमंत्री, एक मुखिया, एक गार्जियन जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं सहर्ष अनुपालन करना पड़ता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में जब कार्यकर्ताओं को फोन आता है कि फलना जगह सेवा करना है, तो सेवा के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग बाहर निकलते थे। तो अब चूंकि अर्थव्यवस्था, अब सब कुछ खुल चुका है, अनलॉक सिस्टम अब शुरू हो चुका है, तो अर्थव्यवस्था अब पटरी पर कैसे आएगी? देखिए, उसी के लिए ये 1 जून से खोला गया है। और आप देख रहे होंगे बाजार में आवागमन भी चालू हो गया है, ट्रेडिंग भी चालू हो गया है, कई कल कारखाने खुलने शुरू हो गए हैं। लेकिन कल कारखाने खुलने में सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जा रहा है। और अर्थव्यवस्था जो जीडीपी जो हमारा पहले 6.2 था, धीरे धीरे गिरते गिरते आज लगभग 4 पॉइंट समथिंग पे आ गया है। हो सकता है और डर लग रहा है कि नीचे, और बड़े बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि और नीचे भी जा सकता है। उसी को सुधारने के लिए जो 21 लाख का पैकेज दिया गया है विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे एसएमई हो, लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, बड़े उद्योग कारखाने हो, सभी लोग के लिए। पहली बार कृष्णा जी मैं बताना चाहता हूँ कि आज़ाद भारत में कोई सब्जी वाले, कोई बैलून वाले, कोई खिलौना वाले, कोई भुंजा वाले, कोई चिनिया बादाम वाले की चिंता की गई है। आज तक जितना भी फिनांस हुआ है बड़े बड़े कल कारखानों के लिए चिंता की है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो 3 लाख करोड़ का फिनांस का प्रावधान रखा है, वो ऐसे लोग को रखा है जिसको 10,000, 20,000, 50,000, जो ठेला वाले, बैलून वाले, जो है खिलौना वाले, जो भुंजा बेचते हैं, चाट बेचते हैं, जो साग सब्जी बेचते हैं, ऐसे लोग के लिए प्रावधान किया गया। विपक्षी पार्टी तो अभी भी सवाल उठा रही है कि जो 21 लाख करोड़ का पैकेज है वो बस बोल देने से नहीं होता है, इसका उनको साक्षात प्रमाण चाहिए कि आपने कहाँ खर्च किए। देखिए, विपक्षी पार्टी को तो आप बहुत बढ़िया, आप तो गली गली टोला टोला में लगातार, मैं 5-6 बार मुलाकात आपसे हुआ, आप भी बहुत संवेदनशील मुद्दे पर लगातार कवरेज करते हुए दिखाई पड़े हैं। मुझे ये बताइए कि कितने विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े नेता या कार्यकर्ता सेवा करते दिखाई पड़े हैं? आज श्री नंद किशोर यादव, रविशंकर जी अगर लाखों पैकेट बांटते हैं तो क्या किसी पार्टी कार्यकर्ता को बांटे हैं? क्या किसी पार्टी के झंडा धोने वाले ऐसे पदाधिकारी को बांटे हैं? ऐसे लोग को बांटे हैं जो गरीब गुरबा, खेत खलियान मजदूर, किसान, टेम्पू चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, उन लोगों के बीच राशन सामग्री, खाद्य सामग्री, साबुन और मास्क बांटे हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप कितने लोग को बांटे हैं? आप बताइए। आप कवरेज करने के गए हैं, सिर्फ बयानबाजी करने से नहीं होता है। ये लोग जितने लोग एयर कंडीशनर में बैठ के काम करने वाले लोग हैं, बयानबाजी पहलवान हैं। अभी आरजेडी के प्रतिपक्ष के नेता, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप चमकी रोग में जो बच्चे लोग 21 लोग मरे थे, उस समय आप कहाँ थे? मिड डे में 22 लोग मरे थे, उस समय आप कहाँ थे? जब ये विधानसभा 32 दिन का चला तो उस समय कहाँ थे? तो ये जो है कोरोना महामारी में भी नहीं थी।
वही मैं बोल रहा हूँ कि कोरोना महामारी में कहा थे तो फार्म हाउस में बैठे हुए थे। और इस संकट के घड़ी में जितने भी बिहार में संकट कभी कभी अगर गाहे बगाहे आती भी है तो आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो स्नो पाउडर सेंट लगा लेने से और खाली कैमरा के सामने बयान देने से कोई नेता नहीं होता है। नेता को नीचे जो हमारा जनता है उसके बीच में आना पड़ेगा, तभी नेता आप कल आएंगे। तो ऐसे जो नेता है बड़े बड़े, एक राजा हूँ देश के राजा, एक राजा प्रदेश के राजा, जो हेलीकॉप्टर पर प्लेन में अपना केक काटते हैं और जन्मदिन मनाते हैं और सिर्फ बयान देते हैं और लोगों के बीच संवेदना के लिए ना हॉस्पिटल में जाके मिलते हैं और ना लोगों को एक फूड पैकेट बांटने जाते हैं। सर, आखिरी सवाल कि कोरोना महामारी को जिस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन खत्म कर दिया है और ये कोरोना महामारी में जिस तरीके से मरीजों की संख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसे में आप लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या है, जिस हिसाब से हमारा जीवन यापन है, जिस हिसाब से हमारा रहने सहने का ढंग है, उस हिसाब से तुलनात्मक देखें विश्व से, मैं पहले भी कहा अभी भी मैं बताना चाहता हूँ कि उस हिसाब से हमारा बहुत कम है। एक तरह से हम लोग ने इस पर विजय प्राप्त की है। जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी का जो दृष्टि है, जो विजन है, जो आपदा प्रबंधन करने का जो तौर तरीका है, उस पर विजय प्राप्त की है। लेकिन जो थोड़ा बहुत संकट का काल है उसको भी हम लोग आत्मबल बढ़ा के और आत्मनिर्भर बनाकर लोगों को आगे बढ़ाना है। जान है तो जहान भी है। और लोग इसी को मजाक उड़ाते थे कि नरेंद्र मोदी जो भी बोलते हैं सब इस तरह का खाली जुमलेबाजी करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। आज धनजन योजना की बात करें, डिजिटल योजना की बात करें, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी कोई योजना है स्वास्थ्य के लिए, आयुष्मान भारत की बात करें या शौचालय स्वच्छता की बात करें, किसानों की दुनिया भर की सौगात लाई गई है, किसान की आय दुगनी करने की बात करें। और ये सरकार जो अभी दूसरे पारी का प्रथम वर्ष समाप्त किया है, जिसमें ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, चाहे 370 की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात हो, वन रैंक वन पेंशन की बात हो, या छोटे मंझोले जो हमारे उद्यमी हैं उनको 3-3 हज़ार रुपया प्रति महीना पेंशन देने की बात हो। ऐसे तमाम योजना है जो नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। और आगे भी इस कोरोना के संकट से उबारने के लिए लगातार दिन रात वो एक ऐसा व्यक्ति, यशस्वी फकीर, जो 24 घंटे में 18 घंटा काम करता है, वो अपने लिए नहीं जीता है, वो 135 करोड़ लोगों के लिए जीता है। कुछ लोग तो सिर्फ अपने वंश के लिए, अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं राजनीति के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के लिए जीते हैं। वो पार्टी से कम देश के लिए ज़्यादा जीते हैं, कार्यकर्ता से कम आम जनता के लिए ज़्यादा जीते हैं। ये संदेश दे रहे हैं। और मैं जो देश के राजा और प्रदेश के राजा हैं उनको सीखना चाहिए, उनको गुरु मानना चाहिए। मैं तो उनको स्वीकार करता हूँ जिस हिसाब से ये छोटी मुंह बड़ी बात करते हैं और बात बात में फुहड़बाजी, बात बात में व्यंगबाजी, बात बात में छीटाकशी करते हैं। वो भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि इनके कार्यकाल में आपको राजनीति करने का मौका मिला। मैं तो दोनों लोग से आग्रह करता हूँ कि आप दोनों जो राजा हैं इस फकीर से, इस संत से सीखें। बाद में कोई सीखने का मौका नहीं मिलेगा। जिस हिसाब से लोगों को संदेश दे रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विश्व गुरु। आज देखिए, जितने भी देश के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हो, राष्ट्रपति हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, सभी उनके दृष्टि को, उनको दर्शन को देख रहे हैं। आज भारत को दर्शन को देख रहे हैं। कल तक कोई प्रणाम करने में परहेज करते थे, आज लोग प्रणाम कर रहे हैं। कल तक जो हमारा मट्टी मंजिल होता था, जो हम लोग दाह संस्कार करते थे जलाकर, उसको पहले नहीं समझते थे। आज चाइना उसको जगह कम पड़ रहा है, स्पेन को जगह कम पड़ रहा है, अमेरिका को जगह कम पड़ रहा है। लोग उसको अंत्येष्टि कर रहे हैं, जला रहे हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि भारत का जो दर्शन है वही दर्शन विश्व गुरु बना सकता है और लोग को उसी दर्शन पर जीना होगा। आज जितना भी कोरोना वायरस में लोगों ने सीखा है भारत से, निश्चित तौर पे विश्व के एक एक व्यक्ति भारत के दर्शन को आत्मसात करेंगे। और इसी दर्शन को मैं, जो देश के राजा राहुल गांधी हैं और प्रदेश के राजा प्रतिपक्ष के नेता जो हमारे तेजस्वी जी, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है कि इस संत फकीर, जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का जो प्रबंधन है, जो कार्य करने की शैली है, जो व्यवहार कुशलता है, जो उनका
जो तौर तरीका है उनको सीखना चाहिए, और वो सीखेंगे तो आपका जो प्रतिपक्ष का नेता है उनका भी दृष्टि मजबूत होगा और उनके काम करने की शैली भी मजबूत होगी। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा संजीव यादव जी, और इन्होंने कहा है कि जान है तो जहान है, और किसान का मुद्दा हो या फिर गरीबों का मुद्दा हो, सारे मुद्दों को लेकर के इन्होंने अपनी बात रखी और स्पष्ट तौर पे कहा है। और साथ में ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन अगर ज़रूरी काम हो तो ही घर से निकले, क्योंकि ये महामारी जो है, ये महामारी अभी भी जारी है और रफ्तार पकड़ चुकी है। चूँकि हमारा देश एक बहुत बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा दिनों तक सब कुछ बंद करके नहीं रख सकते हैं। हम लोग को काम करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा, और काफ़ी सतर्कता के साथ भी ये काम करना होगा। फिलहाल खास मुलाकात में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।